हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो आपका चैप्टर है, कौन सा चैप्टर और कौन सी बुक का, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 9 दैट इज ग्लोबलाइजेशन, इस चैप्टर को हम मात्र 30 मिनट के अंदर अंदर समझने वाले हैं। तो ये आपके लिए क्विक रिवीजन टाइप एक मसाला रिवीजन है आप लोगों के लिए, कि एंड टाइम पे आप बस इसे देख लो और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? Globalization is an integration of an economy of a country in the process of free flow of trade and capital. It may also include brain drain across the border. ग्लोबलाइजेशन को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी। जब पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज की उसमें बन जाता है, जब पूरे विश्व की इकोनॉमी पूरी एक साथ में मेल जोल खा लेती है, उसे हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज बन गया है। ये ग्लोबल विलेज में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ग्लोबल विलेज से ग्लोबलाइजेशन को रिलेट करते हुए क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए मैंने टर्म ग्लोबल विलेज यूज किया है। अब यहां पे एक शब्द दिया है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन मतलब क्या होता है कि इस देश का, मान लो इंडिया के जो टैलेंट है वो बाहर जा जाके नौकरी कर रहे हैं। ये क्या है? ये ग्लोबलाइजेशन का फिनोमिना है ना, क्योंकि वहां अच्छी अपॉर्चुनिटीज है इसलिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक ब्रेन ड्रेन वाला फिनोमिना भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। Globalization increases the volume of trade in goods and services, inflow the foreign capital, increase foreign direct investment, create new jobs, strengthen domestic economies, improve productivity, efficiency and healthy competition. ग्लोबलाइजेशन में ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ता है, साथ ही साथ हम लोग क्या देखते हैं, फॉरेन कैपिटल हो, इन्वेस्टमेंट हो, सारी चीजें हमें ग्लोबलाइजेशन में बढ़ चढ़ के देखने को मिलती है। अगर हम लोग क्लोज इकोनॉमी रखें तो इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन ग्लोबलाइजेशन में क्या है कि हम पूरा विश्व एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो रहा है, इसे हम कहेंगे ग्लोबलाइजेशन। क्लियर है? समझ में आ गया? Globalization may have a negative impact. Also, it failed to generate sufficient employment. Modern methods of cultivation are not acquainted to less educated person. It creates income inequality, exploit natural resources and labor force. Globalization is the result of historical factors, technological innovation, liberalization of foreign trade, investment policies and opening up of multinational companies. अब ग्लोबलाइजेशन के देखो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं। लोग बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन में नौकरियां बढ़ गई, लेकिन एक दूसरा इसका पहलू ये भी है कि ग्लोबलाइजेशन में नौकरियां घट गई, जो ज्यादा टैलेंटेड है उसको मिल गई। अगर इंडिया में कंपनी है और अगर बाहर का लोग ज्यादा टैलेंट है, मतलब कोई यूएसए से आया है, हमें लग रहा है वो ज्यादा टैलेंटेड है, तो हमने नौकरी उसे दी, हमने इंडियन को नहीं दी। तो ये एक फिनोमिना देखने को मिलता है। ग्लोबलाइजेशन में आप बोल रहे हो कि टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन हो सकता है जो भारत के जो गांव में इंसान रह रहा है वो नए टेक्नोलॉजी से उस अवगत ही नहीं हो, तो इसके ये नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स है? सबसे बड़ा फैक्टर है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। इस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की मदद से हम लोग देख रहे हैं कि इसने ग्लोबलाइजेशन को एक तरीके से थ्रस्ट दिया है, ग्लोबलाइजेशन को एक तरीके से बूस्ट दिया है। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, हम लोग देखते हैं कि हर कंट्री अपने जो ट्रेडिंग पॉलिसी है, जो ट्रेड की पॉलिसी है, इसको क्या कर रही है, इसको जो सख्त थी इसको क्या कर रही है, नरम करती जा रही है, इसको ओपन अप कर रही है। तो इसने और ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया है। इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, ओपनिंग अप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, अलग अलग इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज आ रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही है, आपने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप कर दी है, साथ ही साथ में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुआ है, तो इसने ग्लोबलाइजेशन को एक थ्रस्ट दे दी है। Globalization consequences may be political, economic and cultural. Political stance capacity has received a boost with enhanced technologies to collect information about its citizens. Globalization has involved greater trade in commodities across the globe. The restriction imposed by different countries on allowing the imports of other countries have reduced. Globalization has also led to the flow of ideas across national boundaries, example internet and computer. अब हम ये नहीं कहेंगे कि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ क्या है, सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। ग्लोबलाइजेशन का पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है। कुछ लोग बोलते हैं कि इससे स्टेट की पावर और बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई है? ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी आई और टेक्नोलॉजी से क्या करने लगी, सरकार हर सिटीजन के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने लगी। आज की तारीख में भारत सरकार के पास में भी सारी इंफॉर्मेशन है कि एक सिटीजन
की कैसी आंख दिखती है, कैसे उसके फिंगरप्रिंट है, वो कहाँ रहता है, क्या करता है। तो ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी आई और टेक्नोलॉजी का फायदा उठा के स्टेट ने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली और उस हिसाब से स्टेट पॉलिसी बनाता है। ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट बताया। एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये बताया कि ग्लोबलाइजेशन में स्टेट की सोवरेनिटी खतरे में आ गई, मतलब स्टेट अब ज्यादा डिसीजन ले नहीं पाता। इंडिया को कोई डिसीजन लेना है तो उसको देखना पड़ेगा यूएसए हमारे ऊपर कुछ बोलेगा तो नहीं, यूनाइटेड नेशन हमारे ऊपर कुछ बोलेगा तो नहीं। अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो हम अपनी इच्छा से ट्रेड नहीं कर पाते, हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को मानना पड़ता है। तो एक तरीके से देखते तो ग्लोबलाइजेशन में सरकार की जो पावर है वो भी कहीं ना कहीं कम होती नजर आई है। ठीक है, फिर यहां पे इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखा है, तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में हमने ये देखा है कि जो पहले ट्रेड बैरियर लगते थे वो अब बैरियर नहीं लगते। अब सबकी इकोनॉमी ओपन अप हो गई है, भैया ट्रेड तो होगा, आप इसको रोक नहीं सकते हो। कोई कंट्री आज की तारीख में आइसोलेशन में नहीं रह सकती है। एक तरीके से पता है, इसको नियो कॉलोनियलिज्म भी कहते हैं कि ये जो अमीर देश है, ये जो गरीब देश है उनको एक्सप्लॉइट कर रही है, अफ्रीका जैसे देशों को। वहां जाती है, वहां से नेचुरल रिसोर्सेज लेती है हमारे और उनके यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट बना के और वहां बेच देती है। तो पहले कॉलोनियलिज्म में क्या था कि वो लोग खुद आए, खुद उन्होंने राज किया। अब वो लोग इंडस्ट्रीज के माध्यम से लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही है। उनके देश में इंडस्ट्री को पनपने नहीं देती और खुद की इंडस्ट्रीज बहुत रुपए कमा रही है। तो इसको नियो कॉलोनियलिज्म का रूप भी कहा गया है। यह कहा गया है कि ग्लोबलाइजेशन एक वेस्टर्न फिनोमिना है, क्योंकि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहो, वर्ल्ड बैंक कहो, IMF कहो, इन्होंने जबरदस्ती क्या किया, इन्होंने जबरदस्ती देशों से कहा कि तुम अपनी इकोनॉमी ओपन अप करो तभी हम तुम्हें लोन देंगे। तो ये किसके कहने पे किया, इन्होंने ये वेस्ट नेशन अमेरिका और इन सब के कहने पे किया। तो हम ग्लोबलाइजेशन को वेस्टर्नाइजेशन से भी कुछ लोग जोड़ते हैं। क्लियर? Economic flows in various forums like commodity, capital, people, ideas prompts rich country to invest money in the country other their own. It also draws attention towards role of IMF, WTO in determining economic policies across the world. Economic globalization has created intense division of opinion all across the world. अब IMF, वर्ल्ड बैंक का बता दिया। अब इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग बुरा बोलते हैं, कुछ लोग इसे नियो कॉलोनियलिज्म बोलते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि इससे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आई है। तो हर इंसान के अलग अलग ओपिनियन है, हर ग्रुप के अलग अलग ओपिनियन यहाँ पे बन गए हैं। द वर्ल्ड सोशल फोरम WSF is another global platform which bring together a wide coalition comprised of human rights activists, environmentalists, labor, youth and women activists opposed to neoliberal globalization. Neoliberal globalization मतलब जहां पे फ्री ट्रेड हो रहा है, ठीक है। नियोलिबरल मतलब जहां पे एकदम इकोनॉमिक ओपन अप कर दी, जहां पे एकदम फ्री ट्रेड हो रहा है, जहां पे एकदम प्राइवेट सेक्टर आ गया है। इसको वर्ल्ड सोशल फोरम क्रिटिसाइज करता है। वो बोलता है कि ऐसे में तो जो गरीब देश हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन का फायदा कुछ देशों को बहुत अच्छा हुआ है और कुछ देशों को बहुत नुकसान हुआ है। जो अमीर देश है उनके लिए तो बहुत सही है, उन लोगों ने तो बहुत फायदा उठाया है, लेकिन जो गरीब देश है उनको नुकसान हुआ है। तो ग्लोबलाइजेशन के फायदे और नुकसान अलग अलग देश में कंट्री टू कंट्री वैरी करते हैं, ये वर्ल्ड सोशल फोरम का कहना है। नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन का मतलब बता दिया कि जहां पे क्या हुआ, जहां पे प्राइवेटाइजेशन हुआ, जहां पे लिबरलाइजेशन हुआ। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, अब यहां पे हम कल्चरल डायमेंशन देखते हैं ग्लोबलाइजेशन का। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन इमर्ज एंड एनलार्ज अवर चॉइसेस एंड मॉडिफाई अवर कल्चर विदाउट ओवरवेलमिंग द ट्रेडिशनल नॉर्म। Burger cannot be a substitute for masala dosa, hence it broaden our cultural outlook and promote cultural homogenization. अब यहाँ पे ये बताया गया है कि देखो ग्लोबलाइजेशन की वजह से कल्चर खत्म हो रहा है। आज की तारीख में आप अगर मॉल वगैरह में जाओगे और आपके सामने मसाला डोसा रख दिया और एक तरफ मैकडोनल्ड्स का बर्गर रख दिया हो, तो आप क्या खाओगे? 90% बोल रहा हूं, 90% लोग इस चीज को प्रेफर करेंगे। तो हमारा कल्चरल टेस्ट चेंज हुआ कि नहीं हुआ? इंडिया का कल्चर तो ये था, लेकिन हम ये क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हम वेस्टर्नाइजेशन, इसको मैकडोनलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे जो हमारा कल्चर है, हमारा टेस्ट चेंज होते चले गया है। हमारा ड्रेसिंग सेंस देख लो, हमारी फूड हैबिट्स देख लो, तो हम बहुत ज्यादा वेस्ट कल्चर के टुवर्ड्स बढ़ गए। लेकिन इसका एक अपोजिट व्यू क्या है, आपको दोनों पॉइंट पता होना चाहिए, अच्छे बुरे। अब आप ये भी लिख सकते हो कि नहीं, ऐसा नहीं है कि कल्चर खतरे में आ गया, बल्कि ग्लोबलाइजेशन ने हमारी चॉइसेस बढ़ा दिए। पहले हमारे पास में सिर्फ मसाला डोसा हुआ करता था, आज की तारीख में हमारे पास बर्गर भी है, मसाला डोसा भी है। मुझे जो खाना होगा वो मैं वो खाऊंगा। रहा सवाल ड्रेसिंग सेंस का, तो आप बोल रहे हो
जीन्स पहनते हैं। तो कैसे चॉइसेस बढ़ी? चॉइसेस ऐसे बढ़ी कि आज की तारीख में आप लोग देखते हो कि ऊपर लोगों ने कुर्ता पहना है, नीचे जीन्स पहनी है, तो इंडियन और वेस्टर्न का कॉम्बिनेशन हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारी चॉइसेस इनहैंस कर दी है। तो ये पॉइंट एक आप लिख सकते हो। Globalization has been criticized on political, economic and cultural ground. Politically, it has weakened the state. पॉलिटिकली मैंने बता दिया, इकोनॉमिक भी मैंने बता दिया कि अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। अमीर देश को फायदा है, गरीब देश को नुकसान है। और यहाँ पे जो वर्ल्ड सोशल फोरम है वो बहुत ज्यादा अपोज कर रही है। अब इंडिया में क्या है? इंडिया में ग्लोबलाइजेशन 1991 से हम लोग देखते हैं कि 1991 में जब इंडिया ने लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन वाला ये दौर जब अपनाया, 1991 में जब इंडिया ने अपनी इकोनॉमी ओपन अप करी, तब हम लोग देखते हैं कि इंडिया पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट होने लग गया। इससे पहले थोड़ा सा इंडिया क्लोज इकोनॉमी में या मिक्स्ड इकोनॉमी में विश्वास करता था। ठीक है, अब आज की तारीख में क्या हो रहा है? इंडिया में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज आ रही, बहुत सारी कंपनी सेटअप हो रही है। जब हम लोन मांगने गए IMF वगैरह से, तो इन्होंने एक ही कंडीशन रखी, अपनी इकोनॉमी ओपन अप कर दो। ठीक है, और अब जब इकोनॉमी ओपन अप हुई है तो भैया देखो ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पे भी बहुत इंपैक्ट है। अच्छा इंपैक्ट भी पड़ा, बुरा इंपैक्ट भी पड़ा, दोनों पड़े। तो बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स वगैरह हुए, बहुत सारे लोग आए जो कि ग्लोबलाइजेशन के अपोज में थे, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी किया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इन्वायरमेंटल प्रोटेस्ट भी बहुत ज्यादा हुए। हम लोग देख रहे हैं कि जो लेफ्ट विंग है, जो ट्रेड यूनियंस है, जो वर्कर्स है, वो लोग बोल रहे हैं कि हमें एक्सप्लॉइट किया जाएगा, हमें 12-12 घंटे काम करना पड़ेगा। जो लेफ्ट ओरिएंटेशन के जो सोशलिस्ट है वो लोग अपोज कर रहे हैं कि गलत हो जाएगा। इन्वायरमेंट वाले बोल रहे हैं कि ये लोग इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट कर देंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के हमें प्रोटेस्ट देखने को मिले। तो ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। हमें कुछ इस तरीके से गवर्नमेंट को इस तरीके से काम करना चाहिए कि उन ग्लोबलाइजेशन का जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको पॉजिटिव में चेंज कर दिया जाए। तो ये था पूरी ग्लोबलाइजेशन की समरी, जिसको कि हमने मात्र 30 मिनट तो ज्यादा हो जाएंगे, 20 मिनट के आसपास में हमने इसे पूरा समझ लिया है। और आई थिंक आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एक चीज और बता दूं, मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर का मसाला रिवीजन ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो अगर आपने कोई भी चैप्टर मिस कर दिया हो दोनों बुक में से, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। हर चैप्टर का मसाला रिवीजन बना दिया गया है, जिसमें हर चैप्टर को मैंने बोला 30 मिनट है, लेकिन 20 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर दिया है। तो सारे चैप्टर के मसाला रिवीजन रेडी है। मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग YouTube से देख सकते हैं, लेकिन बहुत बार ये होता है कि YouTube पे वीडियो नहीं मिलते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाओगे तो सिंपली गूगल पे जाना, गूगल पे magnetbrains.com लिख के सर्च पे क्लिक करना। जैसे ही magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करोगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। नीचे दिया गया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। यहाँ पे CBSE इंग्लिश मीडियम में चले जाना। यहाँ पे क्लास 12 पे जाओगे तो क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की वीडियोस आपको नजर आएंगे। स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस नजर आएगा। और जैसे आप क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस पे जाओगे, यहाँ पे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस अरेंज होंगे, चैप्टर वाइज फॉर्मेट में अरेंज होंगे, चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज अरेंज होंगे आपकी NCERT बुक के अकॉर्डिंग। वेबसाइट पे भी नहीं जाना है तो प्ले स्टोर से आप मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आप इन लेक्चर्स को देख सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। सो ज्यादा से ज्यादा आप इन वीडियोस को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।